तो अभी देख रहे हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, जिसको हिंदी में कहते हैं सबको समाहित करना, सबको लेकर चलना, चाहे समान हो चाहे विशिष्ट हो, और समान आवेश या समान परिस्थिति या समान स्थिति देना, नहीं किसी भी प्रकार की उसके साथ भेदभाव न करना, चाहे आर्थिक हो चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो चाहे सांस्कृतिक, किसी भी प्रकार का भेद होना। यानी समावेशी शिक्षा किसकी बात करता है? सभी, यानी सभी के लिए शिक्षा, यानी शिक्षा सभी के लिए, एजुकेशन फॉर ऑल। नहीं, अब ये है क्या? तो आपने देखा कि एक ही छत के नीचे, एक ही कमरे में, नहीं सभी प्रकार के छात्रों को शिक्षा प्रदान करना ही कहलाता है समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा के लिए कोटेशन देखिए कि अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। जब हमारी नेचर, हमारी प्रकृति जो है, जो हमारी नेचर है, वह किसी भी प्रकार का सेग्रेशन नहीं करती है, सेग्रीगेशन नहीं करती है, अलगाव नहीं करती है, तो हम कौन होते हैं उसको अलग करने वाले? नहीं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा में क्या क्या अंतर हो सकता है। तो बच्चा हो सकता है संस्कृति के आधार पर, नहीं लिंग के आधार पर अलग हो सकते हैं, भाषा के आधार पर हो सकते हैं, नहीं उसके बाद मानसिक, आपका मानसिक क्षमता या योग्यता के आधार पर हो सकते हैं, या उनके रुचि के आधार पर हो सकते हैं, यही ना हो सकते हैं, या क्षेत्र के आधार पर हो सकते हैं क्या, या अपने कौन चीज़ के आर्थिक स्थिति के आधार पर हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से बच्चे क्यों ना आए, नहीं इकोनॉमिक स्टेटस हो सकते हैं, तो किसी भी प्रकार से, चाहे वो संस्कृति, चाहे लिंग, चाहे भाषा, चाहे मानसिक क्षमता या योग्यता या रुचि या क्षेत्र या आर्थिक स्थिति के क्यों ना बच्चे आते हैं, हमें किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव नहीं करना, सबको एक साथ लेकर चलना, एक तरह की शिक्षा देना है। और इतना ही नहीं, हमें उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी कमियों के अनुसार हमें व्यवस्था करना है। नहीं, चाहे वह कमरे का व्यवस्था हो, चाहे वह सीढ़ियों का व्यवस्था हो, चाहे खिड़की का व्यवस्था हो, चाहे बेंच का व्यवस्था हो, चाहे हमारे जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री, तो उन सब का व्यवस्था करके और हमें बाल केंद्रित शिक्षा मानते हुए सबको एक समान रूप से आगे लेकर चलने की बात करना है। यानी किसी भी तरीके से आप बच्चे को अलग नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो समावेशी शिक्षा है इसमें आपने देखा कि सबको एक साथ लेकर चलने की बात होती है। तो समावेशी शिक्षा को जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें या तो हो सकते हैं आपका विशिष्ट बालक हो सकते हैं, या दूसरा कौन हो सकता है, सामान्य बालक हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। अब विशिष्ट चाइल्ड कौन होते हैं? जो 140 प्लस IQ लेकर रखते हैं। और सामान्य कौन होता है? जो 70 से 90 से 110। सामान्य कौन होगा? 90 से लेकर 110 की बात करेगा। और जो 70 से नीचे जिसका IQ लेवल है, तो उसके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, मेंटली रिटार्डेड, नहीं तो ये विशिष्ट बालक में आ जाए। और इस तरीके के बच्चे के लिए फिर हम लोग अलग से व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन आजकल क्या है, उसको भी इसी में समाहित किया जाता है। तो विशिष्ट बालक में या तो 140 प्लस होंगे, या 70 से क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यही ना IQ होगा। और जिन बच्चों का 70 से नीचे होता है, और देखिए 70 से 90 जनरली माना जाता है बॉर्डर लाइन, सीमांत रेखा माना जाता है। सीमांत रेखा यानी यहाँ तक के बच्चे जो होते हैं ये तो सीखने में आसान होते हैं, नहीं सीख सकते, लेकिन 70 से नीचे आते तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाता है, उसको अलग से व्यवस्था करने की जरूरत है। लेकिन समावेशी शिक्षा में क्या कहता है कि सबको शामिल करो, चाहे बच्चा सामान्य हो, चाहे बच्चा विशिष्ट हो, नहीं कोई भी बच्चा है तो आपको कहाँ शामिल करना है, समावेशी में। यानी सिंपल सी बात करें कि समावेशी जो शिक्षा है वह कहता है कि आप सामान्य बच्चा हो चाहे विशिष्ट बच्चा हो, दोनों को समाहित करके आपको पढ़ाना है, और उसके लिए आपको हर तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराना पड़ेगा, यही ना। यानी समावेशी का अर्थ होता है आपको इसको अलग नहीं करना है। देखिएगा शुरुआत में शिक्षा व्यवस्था कैसा है, पहले चलता था नॉर्मल शिक्षा व्यवस्था,
नॉर्मल शिक्षा व्यवस्था यानी जो हम लोग ऋषि मुनि के पास जा कर लेते थे, सामान्य शिक्षा जो कि पूरी तरीके से शिक्षक केंद्रित हुआ करता था। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक आया इंटीग्रेटेड एजुकेशन, नहीं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हो गया, एकीकृत शिक्षा ना, और ये था सामान्य। एकीकृत शिक्षा क्या था, और जो एकीकृत शिक्षा था इसमें क्या हुआ, सभी को एडमिशन तो ले लिया गया, सबों को स्कूल में शामिल तो कर लिया गया, चाहे वो विशिष्ट हो चाहे सामान्य बालक हो, लेकिन उनके अनुसार शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया गया। न तो वहाँ TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई, और न ही किसी प्रकार के उनके विशेष ध्यान दिया गया। नहीं तो एकीकृत शिक्षा तो बनाया गया, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। शामिल किया गया लेकिन उनके नीड्स के, उनकी ज़रूरत को क्या कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया। मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित है, दृष्टिबाधित के लिए आपको बड़े बोल्ड लेटर वाले बुक की ज़रूरत होती, मतलब उसके लिए हमको ब्रेल लिपि की ज़रूरत होती। उसके बाद उसके लिए हम लोग ऑडियो CD के माध्यम से पढ़ाते। और अगर मान लीजिए कोई श्रवण संबंधी है दोस्त, तो उसके लिए क्या पिक्चर वाला चाहिए था, वो आगे बैठा कर उसको और उस तरीके का क्या करना चाहिए था, हाव भाव से उसको सिखाने का व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे एकीकृत शिक्षा उतना सफल नहीं। और तीसरा जो आया, जो अभी चल रहा है, जो कि कौन सा, इनक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या किया गया, तो समावेशी शिक्षा में किया गया कि इसमें सभी जो जरूरत, सबों की जरूरत का एक क्या तैयार किया गया, योजना तैयार किया गया, और उनके जरूरत के मुताबिक उनको सब कुछ क्या कर दिया गया, शामिल किया गया। नहीं तो शिक्षा पद्धति हमारी जनरली इस क्रम में चली, सबसे पहले नॉर्मल, उसके बाद इंटीग्रेटेड, और लास्ट में कौन आ गया, इनक्लूसिव आ जाएगा। यही ना आएगा आपका नॉर्मल यानी सामान्य, एकीकृत, सभी की जरूरत की योजना के अनुसार समावेश शिक्षा। नॉर्मल कौन था, जिसमें पूरी तरह से क्या था, शिक्षक केंद्रित था। नहीं, शिक्षक बच्चे को इसमें पीटता था, छड़ी के बल पर पढ़ाता था, बच्चे को टॉर्चर किया जाता था, बच्चे को अवसर नहीं दिया जाता था, बच्चे को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती थी। लेकिन इंटीग्रेटेड इसको चेंज किया गया, एकीकृत शिक्षा, तो इसमें एडमिशन तो सभी को ले लिया गया, दाखिला तो सभी को ले लिया गया, लेकिन उनका विशेष ख्याल नहीं रखा गया। जब समावेशी शिक्षा आया तो सभी की जरूरतों को योजना के अनुसार उपलब्ध कराते हुए शिक्षा व्यवस्था बना। और जब वो आया तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आया, बाला। नहीं, बाला का मतलब क्या होता है, यानी फुल फॉर्म देखा जाए तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड। नहीं, बिल्डिंग एज लर्निंग एड मतलब बाला के अंतर्गत सारा बिल्डिंग, यानी उसका जो है रैंप की व्यवस्था की गई। चूंकि रैंप का व्यवस्था मतलब जो पैर से विकलांग थे या किसी भी तरीके से दिक्कत था वो कैसे आ सकते, तो उनके लिए एक रैंप बनाएगा ताकि आराम से अपना गाड़ी लेकर ऊपर चढ़ा सके। कक्षा में जब जाएगा तो कक्षा में बेंचों को इस तरीके से रखाएगा था कि बेंच फिक्स नहीं होता था, नहीं इधर उधर हो सकता था, गाड़ी उसके अंदर जा सकती थी। और उसमें यह भी किया गया कि दो आपके दरवाजे लगाए गए, इधर से भी बच्चा आ सकता था और उधर से भी निकल सकता था, ताकि किधर से भी वो जा सकता था। प्लस खिड़की की उत्तम व्यवस्था की, हवा की उत्तम व्यवस्था की गई, हर तरीके की सुविधा को ध्यान में रखा गया, यानी बिल्डिंग जो है वह उनके मुताबिक बनाया गया। नहीं, यानी जिस प्रकार के बच्चे थे उसी तरीके का क्या किया गया। अब समझिए, जो हमारा समावेशी शिक्षा है तो इसमें अब कौन कौन से बच्चे आ सकते हैं, तो देखिएगा अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे आ सकते हैं गिफ्टेड बच्चा, गिफ्टेड बोले तो प्रतिभाशाली बच्चा। अब स्कूल में कौन कौन बच्चा शामिल हो रहा है, तो प्रतिभाशाली बच्चे आ सकते हैं, दूसरा बैकवर्ड बच्चे आ सकते हैं, पिछड़े बच्चे आ सकते हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, भाषाई रूप से हो, मानसिक किसी भी तरीके से पिछड़े तो वो आने लगे, उनको शामिल किया गया। तीसरा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकल माता पे नहीं एकल सिंगल पेरेंट चाइल्ड, यानी एकल माता या पिता के बच्चे, मतलब समझ रहे हैं, मान लीजिए एकल माता पिता के बच्चे, ये सिंगल पेरेंट चाइल्ड मतलब किसी का माँ है तो किसी का पिता है, कोई एक ही। मान लीजिए किसी का माँ कहीं कमाने के लिए गया हुआ है, चाहे किसी की माँ की मृत्यु हो गई, चाहे पिता का मृत्यु हो गया, तो सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, उनको भी रखा गया इसके अंतर्गत। नहीं, उसके बाद क्या हो गया, लर्निंग जो डिसेबिलिटी थी, यानी हम कह सकते हैं अधिगम
कुछ बच्चे ऐसे थे जिसमें अधिगम अयोग्यता पाया गया। अधिगम अयोग्यता मतलब किसी को पढ़ने में दिक्कत, तो किसी को लिखने में दिक्कत, तो किसी को समझने में दिक्कत, यही सब ना है। उसके बाद सामान्य बच्चे थे, और कुछ ऐसे भी तो बच्चे थे ADHD वाले, नहीं, जो एक PTSD वाले भी आ जाते हैं। ऐसे इसके लिए ADHD बच्चा हो सकता है, ADHD जिसके बच्चे का एक जगह ध्यान जो है से केंद्रित नहीं रहता। तो इन सब बच्चों को लेकर उनके अनुसार क्या किया गया, सुविधा को शिक्षा प्रदान किया गया। अब इसके लिए क्या किया गया, तो कहता है कि एक समृद्ध वातावरण का निर्माण किया गया। समृद्ध वातावरण समझते हैं, जिसमें बच्चों को कुछ करने का अवसर मिले, बच्चे को नया सोचने का अवसर मिले, बच्चों को विभिन्न प्रकार के क्या किया जाए, तो बच्चे को विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को अपने ढंग से उपयोग करने की क्षमता डेवलप हो, यही ना होगा। उसके बाद समझिएगा, यहाँ इतना ही नहीं किया गया, इसके बाद एक और चीज किया गया, इसमें ध्यान रखा गया सृजनात्मकता को भी ध्यान रखा गया। अब बच्चे को रटन प्रणाली से मुक्त किया गया, नहीं, रोट मेथड जो था उसे इसको फ्री किया गया। सृजनात्मकता पर ध्यान दिया गया कि बच्चे को किस प्रकार की परिस्थिति सामने उत्पन्न की जाए कि बच्चा जो है नए चीजों का निर्माण कर सकते, नए चीज के बारे में सोचे, अपने जो मस्तिष्क है उसको किसी चीज में वह लगाए, और जो भी समस्याएं आती उसको समाधान करने में भी वो क्या हो सके, काबिल बन सके। यही ना था आपका। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात की। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, जो मस्तिष्क के माध्यम से हम लोग सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता का डेवलप करते हैं। तो ये सारे चीज़ों को बात किया गया। अब कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, नहीं तो लर्निंग अगर डिसेबिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, यानी अधिगम निर्योग्यता कहिए या अधिगम अक्षमता कहिए, नहीं, तो आइए कुछ उससे भी हम लोग टर्म से रूबरू होते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए बात करें कुछ अधिगम अक्षमताएं के बारे में। अधिगम अक्षमताएं के बारे में या कुछ निर्योग्यताएं के बारे में बात करते हैं। नहीं, सबसे पहले समझिए, अब बहुत तरह के हैं। जैसे हम बात करें पहले डिसलेक्सिया की, क्या डिसलेक्सिया, आपका हिंदी में भी ऐसे ही लिखा मिलेगा, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, तो बच्चों को इसमें क्या होती है, रीडिंग डिसऑर्डर पाई जाती है, यानी पढ़ने में बच्चे को इसमें क्या होती है, कठिनाई होती है। यानी पढ़ने में कठिनाई होता है, इसका मतलब बच्चे को लिखता भी होगा गलत। अगर आपको डिस्ग्राफिया न दे तो डिसलेक्सिया ही मानना पड़ेगा। अगर लिखा है कि बच्चे को लिखने और पढ़ने में दिक्कत है तो कौन मारिएगा, डिसलेक्सिया। ऑफ कोर्स है कि जब बच्चा लिख, मान लीजिए कि बच्चा वज को नहीं WS को क्या पढ़ रहा है, 100 पढ़ रहा है, ये ना पढ़ रहा है, ठीक है, तो और 6 को बच्चा क्या पढ़ लेता है, 9 पढ़ लेता है। इसका मतलब क्या है, जब लिखता होगा 9 तभी तो पढ़ता भी है 9। यानी बच्चे में जो एक पढ़ने संबंधी जो क्या होती है, अयोग्यता होती है ना, जिसको ऑप्शन में कभी कभी देता है पठन वैफल्य, पठन वैफल्य या पठन अक्षमता। क्या, यानी किसी भी बच्चे को जब पढ़ने में दिक्कत होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। और डिसग्राफिया किसे कहते हैं, तो जब बच्चे को पढ़ने के बदले किस में दिक्कत हो जाए, लिखने में दिक्कत हो। तो डिसग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग डिसऑर्डर, लिखने में समस्या, बच्चे को लिखने में समस्या होती है। नहीं, बच्चा बी को क्या लिख देता है, डी लिख देता है, नहीं, बी को डी लिख देगा, तो ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद यानी डिस्ग्राफिया का मतलब ही होता है लिखने में, बच्चे को किस में समस्या है, लिखने में समस्या है। और तीसरी की बात करें तो वो है आपका डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया। अब डिस्कैलकुलिया क्या होता है, डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया का मतलब होता है कि बच्चे को कैलकुलेशन संबंधी दिक्कत है, नहीं, कैलकुलेशन यानी जब बच्चे में
गणना संबंधी अक्षमता हो तो उसी को हम लोग कहते हैं डिसकैलकुलिया, याद रखिएगा। और अगर बच्चे को भाषा में दिक्कत हो, बोलने में, भाषा को नहीं, तो अगर भाषा संबंधी समस्या आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्फेजिया कहिए या अफेजिया उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो बच्चे को लैंग्वेज संबंधी नहीं, भाषा संबंधित जब समस्या हो, भाषा संबंधी समस्या, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहते हैं हम लोग डिस्फेजिया। लेकिन अगर आपको कहा जाए डिस्प्रेक्सिया की बात करें तो डिस्प्रेक्सिया या इसको रहता है अप्रेक्सिया, तो जब बच्चे को गति संबंधी दिक्कत, नहीं गति, अब गति संबंधी दिक्कत मतलब समझ रहे हैं, यानी मोटर कोऑर्डिनेशन, यानी बच्चा जो होता है वह लिखने में, लिखने का मतलब क्या, जब बच्चे का गति यानी हाथ ही ठीक नहीं रहेगा, शारीरिक बनावट ही ठीक नहीं होगा, तो क्या लिखने में उसकी दिक्कत नहीं होगी। तो गति संबंधी जो दिक्कत होता है, शारीरिक समस्या कह सकते हैं इसको, फिजिकल नहीं, फिजिकल अगर प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्रेक्सिया, हुआ कहा जाता है। डिस्प्रेक्सिया आया, अप्रेक्सिया नहीं। अब आइए हम लोग इसको और थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। अब एक होता है ADHD, ADHD के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ADHD इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये क्या है, अटेंशन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखिए, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, हाइपर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कमी नहीं, तो ध्यान में कमी है बच्चा, किसी एक बिंदु पर, किसी एक वस्तु पर या किसी एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा सकता है। और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी मतलब समझते हैं, ज्यादा उत्तेजित रहता है किसी भी काम को करने के लिए, नहीं वह ज्यादा कह सकते हैं किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा होता है, नहीं। और जनरली शुरुआत में तो ऐसा सबको होता है, लेकिन यह आगे चलकर 12 साल के बच्चा हो जाने पर भी वह किसी भी चीज के लिए क्या रहता है, हाइपर एक्टिविटी रहता है, मतलब अति सक्रिय रहता है। और एक आता है जिसका नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आइए तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिएगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें होता है कि बच्चा किसी एक प्रकार के डिसऑर्डर से नहीं ग्रसित होता है, बहुत तरह के हो जाते हैं ना, अनेक समस्याओं से ग्रसित हो जाता है, अनेक प्रकार की अक्षमता इसमें आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा संवाद सही से नहीं कर पाता है, नहीं, उसके बाद क्या होता है, सामाजिक क्रियाकलाप जो होते हैं जैसे पूजा पाठ या धार्मिक उत्सव कोई भी है, या समाज की जो हिस्सेदारी वाला काम होता है उसमें भी ये हिस्सा नहीं ले पाता है। उसके बाद क्या कर सकता है, किसी भी काम को ये क्या करता है, बारंबार नहीं क्या करता है, एक्शंस करता है, एक्शंस मतलब दोहराता रहता है, क्रियाकलाप करते रहता है, यानी इसमें जो होता है किसी भी चीज को दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। करेक्ट है, तो ये है आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे एक बात किए थे हम लोग, एक डिस्प्रेक्सिया और एक था डिस्फेजिया, यही ना था। तो देखिए, जब आपको सिंपल बोलने में समस्या है तो होता है डिस्फेजिया, लेकिन अगर आपके शारीरिक फिजिकल बनावट में गलती के कारण आप सही से नहीं बोल पा रहे हैं तो वो हो जाता कौन सी, डिस्प्रेक्सिया। और एक होता है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी ना, सेरेब्रल पाल्सी, मस्तिष्क पक्षाघात जिसको बोलते हैं आप लोग, नहीं। इसमें क्या हो जाता है, हमारा जो ब्रेन होता है वह डैमेज कर जाता है, नहीं, यानी इसमें ब्रेन आपका डैमेज कर जाता है। और एक और होता है डिसऑर्डर जिसका नाम है PTSD। ये क्या होता है, तो P से होता है पोस्ट, T से होता है आपका ट्रॉमेटिक
मैटिक, और एस से हो जाता है स्ट्रेस, और डी से डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक बात समझिएगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है? मान लीजिए आपके जीवन में किसी भी प्रकार की घटना हुई पहले, और जो घटना हुआ उसका प्रभाव अगर भविष्य में रहे तो क्या होता है? उसी को हम लोग बोलते हैं पीटीएसडी। मान लीजिए कि अगर किसी के माता और पिता जो आपस में काफी लड़ते रहते हैं, या शराब पीकर आते हैं, माता को पीटते हैं, या बहुत सारा नहीं गंदी व्यवहार करते हैं, तो बच्चा भी क्या करता है? आने वाला जो उसका पत्नी होगा या उसका जो जीवन होगा उससे वह डरेगा नहीं, उसके दिमाग में वही चीज बैठा रहेगा। तो ये जो होता है, जब किसी पार्टिकुलर घटना का असर अगर आपके पास हो और वह आगे तक लेकर चले जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीटीएसडी कहते हैं। अच्छा, गिफ्टेड चाइल्ड आप किसको कहते हैं? जो हमारा गिफ्टेड चाइल्ड होता है, प्रतिभा बच्चा, तो गिफ्टेड चाइल्ड किसको कहा जाता है? प्रतिभाशाली बच्चा किसको आप कहेंगे? तो कहता है गिफ्टेड चाइल्ड यानी प्रतिभाशाली बच्चा वह बच्चा होता है जिसका IQ 140 से ऊपर होता है। नहीं, अच्छा, प्रतिभाशाली बालक होगा तो इसमें क्या क्या पाया जाएगा? यह मानसिक क्रियाकलाप ज़्यादा करेगा। क्या? मानसिक क्रियाकलाप को बड़ी अच्छे से करेगा। दूसरा, ये हमेशा क्या रहेगा? सचेत रहेगा, अलर्ट रहेगा, जागरूक रहेगा किसी भी समस्या के प्रति। नहीं, तो ये हमेशा जागरूक रहता है। तीसरा, और यह क्या कर सकता है? जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा वह रचनात्मक बच्चा होगा कि नहीं? रचनात्मक होगा, यानी यह बच्चा अपसारी भी होगा नहीं? अच्छा बताइए, गिफ्टेड चाइल्ड रचनात्मक हो सकता है, लेकिन हर रचनात्मक बच्चा गिफ्टेड हो जरूरी है? सृजनात्मकता गिफ्टेड है अगर तो रचनात्मक या सृजनात्मक है, लेकिन क्या जरूरी है कि जो सृजनात्मक बच्चा वो गिफ्टेड ही हो? क्या उसका 140 IQ ही हो? ऐसी कोई बातें नहीं। अब यहां पे पहले इसको नोट कर लिया जाए। देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर एक कोटेशन देते हैं, उनका कहना है कि द प्रॉब्लम इज नॉट टू wipe out the differences but how to unite with the differences intact। ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है। कहते हैं कि द प्रॉब्लम इज नॉट टू वाइप आउट द डिफरेंसेस। समस्या यह नहीं है कि आप डिफरेंसेस अंतर को क्या कर दें? वाइप आउट मतलब समाप्त कर दे। नहीं, समस्या यह नहीं है कि आप समस्या को समाप्त कर दे, बट हाउ टू यूनाइट विद द डिफरेंसेस इंटैक्ट, बल्कि कैसे हम इन अंतरों के होने के बावजूद हम उसका इंटैक्ट करते हैं, उसे एक जगह शामिल करते, उसको लेकर चलते हैं, यह बड़ी बात है। नहीं, यानी आप अगर डिफरेंस को ही क्या डिफरेंस को मिटा सकते हैं? डिफरेंस तो अंतर, व्यक्तिगत भिन्नता तो पूरे दुनिया में, जुड़वा बच्चे में भी, हर किसी में, चाहे रंग में हो, आकार में हो, बनावट में हो, चाहे सोच में हो, रुचि में हो, लेकिन क्या उसको हटाना, समाप्त कर देना, यह कोई समझदारी की बात नहीं है, बल्कि समझदारी की बात यह है कि इन अंतरों को लेते हुए विभेदीकरण को, विभेद जो है, ये जो भिन्नताएं हैं, उन सबको लेकर एक साथ चलना ही क्या है? एक समावेशी शिक्षा की बात करता है। नहीं, तो आप अंतर मिटाने का काम न करें, बल्कि अंतर को एक समृद्ध
नहीं, कौन चीज, समृद्ध वातावरण के रूप में पेश करके, समृद्ध वातावरण के रूप में उसे लेकर और आगे बढ़ने का प्रयास करें। आप ऐसे भी जानते ही हैं कि हम लोगों को क्या करना है, विभिन्नता में एकता का उत्सव मनाना है। नहीं, अगर समावेशी शिक्षा आप पढ़ रहे हैं तो हमें क्या रखना है ध्यान में कि विभिन्नताओं में एकता का उत्सव मनाना है, उत्सव मनाना, यानी विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी हम उसे यूनाइट करके एक साथ लेकर चलने की समझदारी के साथ काम करेंगे। नहीं, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि यह एक एजुकेट टू ऑल स्टूडेंट्स, एजुकेट ऑल चिल्ड्रन, सबको शिक्षित करना, सबको लेकर चलना, ठीक है, और वो भी कैसा, पूरी समर्पण के साथ। और एक शिक्षक को कैसा रखना है इसमें, तो एक शिक्षक को इसमें लेकर चलना है बिल्कुल एक दर्शक के रूप में। नहीं, यानी शिक्षक जो है सुविधादाता के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा इसमें। अब समझिएगा एक चीज और, अब बच्चे को तो अनेक प्रकार की अयोग्यताएं हो सकती है, लेकिन उस निरयोग्यताओं को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। द प्रॉब्लम इज नॉट वाइप आउट द डिफरेंसेस। समस्या यह नहीं है, समस्या नहीं है कि विभेद यानी भिन्नताओं को समाप्त कर दिया जाए। भिन्नताओं को समाप्त करना समस्या नहीं है, ठीक है, बल्कि कैसे हम अंतरों को एक साथ लेकर चले, यह बड़ी बात है। यानी समस्या को अंत करना कोई समस्या नहीं है, यानी कहता है कि जो हमारा विभिन्नताएं हैं उसको समाप्त कर देना समस्या नहीं है, बल्कि हाउ टू यूनाइट विद द डिफरेंसेस, हम जो विभिन्नता है उसको कैसे संगठित करें, कैसे इंटैक्ट करें, कैसे जोड़ कर चले, यह एक बड़ी बात है। नहीं, और रेंजुली महोदय का नाम तो आपने सुना ही होगा। नहीं, जो रेंजुली है, रेंजुली नहीं, ये 3 रिंग मॉडल इन्होंने दिया था, 3 रिंग मॉडल ऑफ गिफ्टेडनेस। नहीं, प्रतिभाशाली बालक के लिए इन्होंने दिया था, जिसको हम ACC के नाम से जानते हैं। नहीं, यानी कह सकते हैं कि उन्होंने गिफ्टेड बच्चों के व्यवहार के विकास के लिए 3 चीजों की बात की। नहीं, 3 चीजों की बात की। कौन कौन सी बात किया, तो उन्होंने बात की है एबिलिटी की बात की है, क्रिएटिविटी की बात किए हैं, और किसकी बात, कमिटमेंट की बात की है, कमिटमेंट की। एबिलिटी मतलब योग्यता, रचनात्मकता या सृजनात्मकता, और कमिटमेंट सुदृढ़ता कहिए, नहीं, या वचनबद्धता। तो रेंजुली ने 3 बात की, योग्यता, सृजनात्मकता और सुदृढ़ता या वचनबद्धता। कमिटमेंट की बात की है, दृढ़ निश्चयता की बात करते हैं, ये दृढ़ निश्चय की बात करते हैं। तो पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा जो है रेंजुली का 3 रिंग मॉडल में शामिल नहीं है, तो ACC याद रखिएगा। नहीं, एबिलिटी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट, ये 3 चीजों की इन्होंने बात की। पूछता भी है क्वेश्चन। और आपको पता है कि RPWD नहीं, RPWD कब 2016 में आया था, यानी द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज
डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, तो इसमें क्या कहा गया, इसमें टोटल डिसेबिलिटी जो थी तो टोटल पहले कितने थे, 1995 में 7 थे नहीं, और बाद में बढ़ा के कितना कर दिया गया, 21 कर दिया गया। RBPE आया तो 21 तरह के डिसेबिलिटीज़ की बात किया गया। 1995 में था मात्र 7 नहीं, लेकिन कहता है कि इसकी सुविधा प्राप्त करने के लिए कम से कम उसके साथ कितना होना चाहिए, 40% निरोगता होनी चाहिए, यानी 40% से दिव्यांग होना चाहिए नहीं। अब इसके प्रति बहुत सारे स्कीम भी सरकार ने लेकर आए, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ये समावेशी शिक्षा का। और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, शैक्षणिक अनुप्रयोग में अगर हम बात करें तो शिक्षा को क्या होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। वह बच्चे के विभिन्नताओं को देखते हुए उसके अनुसार क्या करना चाहिए, सुविधा मुहैया कराना चाहिए नहीं, वो विभिन्नताओं को एक समृद्ध वातावरण के रूप में लेकर और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हम यहीं पे रोकते, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ओके, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन। तो मिले फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। एक मिनट एक चीज को देख लीजिएगा, इसको हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट, यानी उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। तो इसको देख लीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।